बच्चों, डिजिटल शिक्षा की एक और क्लास में आपका स्वागत है। फिर से अपन ने 11वीं क्लास में एक लेसन पढ़ा था, एक यूनिट पढ़ा था जिसका नाम था त्रिकोणमिति फलन। आई होप कि तुम्हें याद होगा इसमें तुम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा। अब अपने पास जो चैप्टर है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जो वहां पर अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े थे, अगर वो तुम्हें ढंग से याद है, जो वहां पर अपन ने प्रांत और परिसर निकाले थे इन फलनों के, वो अगर तुम्हें ढंग से याद है तो इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आने वाली अपने को नहीं है। अब देखो क्या होता है त्रिकोणमितीय फलन, क्या होता है, क्या चीज है, ये तुम 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि साइन कोस टेन कोट ये सब क्या होता है। अब अपन जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं कोई y इक्वल्स टू sin x, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है, सीधी सी बात है। अब ये x जो है वो कहलाता है इस फलन का क्या, प्रांत, और ये जो y है वो इस फलन का क्या कहलाता है, परिसर। सही बात है। अब ये x क्या चीज है, ये एक कोण है। अपन लिखा ना sin थीटा, मतलब कि अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की, तो अगर ये थीटा है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और पीछे बची हुई भुजा क्या होती है, आधार। तो इन अलग अलग भुजाओं में से दो भुजाओं के अनुपात वो क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे मान लो मैं लंब और कर्ण का अनुपात लूं तो साइन हो जाएगा, आधार और कर्ण का अनुपात लूं तो कोस हो जाएगा। इस तरह से ये अपन ने डिफाइन किया था 10th क्लास के अंदर। अब ये x जो है वही तो इसकी वैल्यू है, इस कोण की वैल्यू थीटा की, यानी ये चीज क्या है मेरे पास, कोण है, थीटा है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि sin 30 की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, हाफ 1/2। ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहूं कि 1/2 ये मान साइन के अंदर किस जगह आता है, मतलब साइन के किस कोण का मान 1/2 है, तो ये चीज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय फलन यूज करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे को ऐसे नहीं लिखूंगा कि sin 1/2, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन मैं कैसे पुट करूंगा, कैसे पूछूंगा कि sin इनवर्स 1/2 लिखूंगा मैं, यानी कि साइन के उस कोण का मान बताओ जिस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तब तुम बोल दोगे बस साहब 30 डिग्री पे होता है, मतलब और भी जगह होता है लेकिन 30 पे होता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री या 5/6 बोल दो, एक ही बात है। आई बात समझ में, यानी y इज इक्वल टू साइन x हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ये एक डिफरेंट फंक्शन है और ये एक डिफरेंट फंक्शन है। साइन इनवर्स y का मतलब ये नहीं है कि -1 घात लगा रखी है तो बट्टे में 1/sin y कर दो, ऐसा नहीं करना है, ये गलत चीज है। ठीक है ना, ये घात नहीं है, ये साइन इनवर्स अलग से एक फंक्शन होता है। आगे बात समझ में, तो बात क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये सब अपने क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या फिर प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे इस फलन में मैं जो x की वैल्यू लूंगा, अब ये x क्या है, ये है इस फलन का परिसर। ठीक है ना, यानी यहाँ पर y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, इस फलन की जो वैल्यू मिलेगी वो एक कोण होगा। क्या होगा, कोण होगा, एक एंगल का अपने को मान मिलेगा। ये होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब, ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मतलब। तो अब अपन बात कर रहे थे आगे कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के जो हैं डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे, यानी कि इनके प्रांत और परिसर के जो मान है वो क्या क्या होंगे। तो इसके लिए मैं पहले तुमसे बता देना चाहता हूं कि जो अपने ट्रायंगुलर फंक्शन है त्रिकोणमितीय फलन है, उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, फिर उससे अपन क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज पता कर लेंगे। तो 11th क्लास में ये चीज तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है कि जो अपना sin x फंक्शन होता है, साइन फंक्शन के अंदर क्या होगा कि x की जो अपन वैल्यू रखेंगे अलग अलग, तो उससे अपने को साइन की जो वैल्यूज मिलेगी उनका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये अपना साइनोसॉइडल कर्व जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ली है और यहाँ पर मुझे y की यानी कि sin x की फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिली है। तो 10th क्लास में तुम लोगों ने पता किया था कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे कितनी होती है। इस x एक्सिस पे अपन अलग अलग एंगल की वैल्यू रखेंगे और साइन की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। जैसे 0 पे रख दिया मैंने तो 0 आ गया, फिर π/2 पे 1 आ गया, इस तरह से ये वैल्यू ड्रॉ किया मैंने। तो ये वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, -1 टू +1। ठीक है, और x की जो वैल्यू मैं कहां से कहां रखता हूं, कुछ भी रख दो, कोई भी वैल्यू। तो इसलिए इसमें जो x के पॉसिबल मान हैं, जो x के संभव मान हैं, वो तो क्या होंगे, पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि r, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं जो है वो sin x फंक्शन का डोमेन यानी कि प्रांत होगी। और
कोई भी वास्तविक मान लेने पर जो साइन का मान है वो -1 से +1 के मध्य आता है, यानी कि इसका जो परिसर है, जो इसकी रेंज है, वो क्या है, -1 से +1। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसको इंक्लूड करना है। -1 के भी मान आता है और +1 के भी मान आता है। यह अंतराल रूप अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है अच्छे से। अब देखिए सेकेंड है कोस। अब कोस एक्स के अंदर भी जो रेंज है, जो उसका जो डोमेन है, वो क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर अपन कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं एक्स की, यानी कि प्लस में माइनस में कुछ भी लो तुम, हर एक एंगल पर अपने को कोस की कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। और वैल्यू मिलेगी कितनी, वही -1 से +1 के बीच। ये भी अप्रूवल पड़ रखा है। ये सारे कर्व, ये सारे डोमेन और ये रेंज, ये सब 11th क्लास के अंदर तुम्हें कवर करवाया जा चुका है। तो cos x का क्या हो गया, डोमेन रियल नंबर, और इसका रेंज क्या हो गया, -1 to +1। थर्ड है tan x। अब tan x के अंदर देखो, यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, मतलब कि x के मैं वो कौन कौन से मान लूं ताकि जो फंक्शन है वो पूरा डिफाइन रहे। और फंक्शन डिफाइन कब होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा जब उसकी वैल्यू या तो क्या नहीं आए, अपरिभाषित नहीं आए, और या फिर कोई भी इमेजिनरी वैल्यू ना आए। यानी कि कभी भी अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और कभी भी बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होती है तो फंक्शन कहलाता है अनडिफाइंड। ऐसा फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होता है। इसके अलावा हर एक वैल्यू x के हर एक मान पे फंक्शन डिफाइन होगा, पूरा का पूरा r लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया भी था, यहाँ पे r लिया मैंने, यहाँ पे भी r लिया है, क्योंकि sin x में और cos x में कोई भी वास्तविक संख्या तुम रख दो, x की जगह पे कोई भी वास्तविक मान रख दो, sin का और cos का मान अपने को मिलेगा। बट tan के केस में ऐसा नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि tan होता है sin x अपॉन cos x। अब बट्टे में क्या आ रहा है, cos, और मैंने बोला कि बट्टे में अगर 0 आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, अनडिफाइंड। यानी कि अगर cos की वैल्यू 0 हो गई तो tan x फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब cos 0 कहां होता है, देखो ये रहा cos का ग्राफ, 90 पे cos 0 हो रहा है, फिर वापस 270 पे 0 हो रहा है, इसी तरह से -90 पे 0 हो रहा है, इसी तरह से -270 पे 0 हो रहा है। यानी कि जहां जहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है वहां वहां पर मेरे को मान जो है tan x का क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा, अपरिभाषित मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि अपन टोटल r में से, यानी कि जितनी वास्तविक संख्या अपन ले सकते हैं उनमें से वो सारे मान हटा दिए जहां पर ये 0 हो सकता था, यानी कि 2n + 1 π/2। n की वैल्यू मेरे को कोई भी इंटीजर लेनी है, n0 रख लो, π/2 आ जाएगा, हटाना है अपने को, n1 रख लो, 3π/2 आया, हटाना है अपने को, n2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, -1 -2 -3 -4, कुछ भी रख लो। ये जो वैल्यू जा रही है ना, ये वही वाली वैल्यू है जहां पे cos क्या होता है, 0, और जहां पर cos 0 होता है वो मान मैंने हटा दिए। तो पीछे कौन से मान बच गए, जहां tan क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। ऑलराइट, अब y की जो वैल्यू है, यानी कि x के ये वाले मान रखने पर tan के जो मान आएंगे वो मान कहां से कहां तक आएंगे, देखो एक बार, ये अपनी x एक्सिस है और ये अपनी y एक्सिस है। अपने को पता है कि tan की जो वैल्यू है ना वो 0 से स्टार्ट होकर के -अनंत और +अनंत तक जाती है, यानी कि 0 से पीछे भी आएगी -अनंत तक और 0 से आगे भी जाएगी +अनंत तक। अब कहां पे कितनी आएगी, tan की वैल्यू 0 पे होती है, 0, ये लो साहब 0, फिर 30 45 60 बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही 90 आएगा, 90 पे कितना होता है, cos होता है 0, तो tan कितना हो जाएगा, अनंत। यानी कि π/2 पर, ये देखो यहाँ पे π/2 पे इसकी वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी। अब अनंत तो कहीं होता नहीं है, तो इसलिए मैंने डैश डैश करके लाइन पता नहीं कहां जा रही होगी, ऊपर पता नहीं कहां जाएगी। तो ये जो कर्व है ये इस तरह से चला जाएगा, अभी इसको टच नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू कहां जा रही है, अनंत जा रही है। तो अनंत अपन लिख नहीं सकते, तो मैंने इसको इस तरह से धीरे 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 बढ़ा दिया, ये ऊपर चलता रहेगा, ठीक है ना, ये अनंत तक चलता रहेगा। अब 0 से पीछे की बात करें तो अपने को मालूम है कि ये ASTC करके तुम लोगों ने 11वीं क्लास में त्रिकोणमितीय फलनों का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये साइन कन्वेंशन के लिए काम आता है। पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, टेन होता है पॉजिटिव, इसलिए कोट भी पॉजिटिव। फोर्थ में होता है कोस पॉजिटिव, इसलिए सेक भी पॉजिटिव। तो अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू है ये अपन ने ऊपर रखी है, 0 लाइन से ऊपर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, सॉरी साइन और कोस पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। तो टेन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे टेन होगा सेकंड में नेगेटिव। तो अब देखो जैसे ही 90 से मैं आगे जाऊंगा, देखो ये रहा 90 वाली लाइन,
इससे लेकर के 270 इनके बीच में मैं देख रहा हूं किसकी वैल्यू 10 की। तो अब कैसी होगी, ये वैल्यू होगी मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगी। यहाँ पर π/2 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 3π/2, इसके बीच में आ रहा है ये पाई। तो π/2 से पाई के बीच में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर 10 होगा नेगेटिव। देखो π/2 से पाई तक ये रहा पाई, पाई पे कितना हो जाएगा वापस 0, क्योंकि पाई पे साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0 हो गया तो 10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो कर्व ड्रॉ किया ना, ये किया है टोटल नीचे, क्योंकि अपने को माइनस अनंत से लेके आना है। कहां से लाना है, माइनस अनंत से लेके आना है, ठीक है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। वापस देखो थर्ड में 10 क्या हो गया पॉजिटिव, तो फिर मेरे को 0 से वापस कहां ले जाना है अनंत, यानी ये चलता रहेगा माइनस अनंत से 0, फिर 0 से अनंत, फिर माइनस अनंत से 0, 0 से अनंत, माइनस अनंत से 0, 0 से अनंत, यही चलता रहेगा पीछे। यानी कि टोटल वैल्यू मेरे को जो मिलेगी इसकी 10x की, वो मिलेगी रियल वैल्यूज, यानी कि मेरे को माइनस अनंत भी मिल रहा है और यहाँ पर जाओ तो प्लस अनंत भी मिल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा r का मतलब क्या होता है, ये तो होता है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है ना। माइनस अनंत से प्लस अनंत सारी संख्याएं मिल रही है मेरे को। देख लो y पे सारी संख्याएं मिल रही है मेरे को, जबकि x पे मुझे ये वाले मान नहीं मिल रहे हैं जो मैंने डैश 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 करके बना रखे हैं ना, ये वाली वैल्यूज मेरे को नहीं लेनी है, क्योंकि इन मान पे क्या हो जाता है 10 अपरिभाषित हो जाता है। जहां पर भी cos 0 हो वो सारी वैल्यू मैंने इसके डोमेन में से हटा दी है, और ये वैल्यूज यहां पुट करने पर जो रेंज है वो मेरे को r मिली है, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक मिली है। अब देखिए कोट फंक्शन है। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। अगेन देख लीजिए एक बार कि जहां पर साइन 0 होगा, जहां पर भी साइन 0 होगा वहां पर कोट फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर। अब साइन कहां होता है 0, जहां पे 0 हो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई, इस तरह से मैंने क्या कर दिया है वो सारी वैल्यू घटा दी, यानी कि रियल नंबर में से n पाई घटा दो, क्योंकि n पाई मानों पर ही तो क्या होगा साइन 0 होगा, और जहां साइन 0 हो जाएगा वहां कोट कर जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब जो पीछे मान बचेंगे, यानी कि r में से n पाई माइनस करने पर जो पीछे रहेगा उस पर कोट क्या रहेगा अपना डिफाइंड रहेगा, ठीक है। देख लो 0 पे कितना होता है, 0 पे साइन 0 0, तो कोट कितना हो जाएगा अपरिभाषित यानी कि अनंत, तो 0 पे मैंने बोल दिया अनंत। अब पहले क्वाड्रेंट की बात करूं मैं तो इसमें क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि अनंत से नीचे उतर कहां आएगा 0 तक आएगा। 0 कब होगा, जब ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 कहां होता है π/2 पे, यानी कि 0 से लेकर π/2 पर कोट की वैल्यू अनंत से कहां आएगी 0 आएगी। फिर π/2 से, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, π/2 से पाई तक, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया मेरा। इसमें ओनली साइन और कोसाइन होता है पॉजिटिव, और टेन कोट कैसे होते हैं नेगेटिव। तो देख लो π/2 से पाई तक क्या होगा नेगेटिव। π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, पाई की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी अनंत, कहां पे माइनस वाला अनंत, तो ये मैंने कर दिया माइनस अनंत। आ रही बात समझ में, वापस अनंत से 0, 0 से माइनस अनंत, अनंत से 0, 0 से माइनस अनंत, ये इस तरह से इसका ग्राफ जो है चलता रहेगा। तो वैल्यू जो है कोट की कहां से कहां तक मिली, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, यानी कि पूरी की पूरी r। बात आ रही समझ में। साइन और कोस का जो डोमेन है वो होता है रियल नंबर, टेन और कोट का जो रेंज है वो होता है रियल नंबर। क्लियर है, यहाँ पर यहाँ r आ रहा है और यहाँ पर इस जगह r आ रहा है। साइन कोस का जो परिसर है या जो रेंज है वो -1 से +1 होता है, और टेन और कोट का अलग अलग याद रखो। टेन में क्या करना है r में से वो घटाना है जहां cos 0 होता है, और cos 0 कहां होता है π/2 पे, तो π/2 वाले सारे मान 2n+1 π/2 घटाना है। cot 0 कहां होगा जहां sin 0 होगा, sin 0 कहां होता है n पाई पे, वो ये घटाना है। क्लियर। अब नेक्स्ट है सेक। सेक कहां 0 होता है, मतलब कि कहां अनडिफाइंड होता है। सेक होता है 1/cos। अगेन जहां cos 0 होगा, यानी कि ये वाली वैल्यूज यही वापस मेरे को यहाँ कॉपी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन में cos यहाँ रहा है, अपॉन में cos यहाँ रहा है, तो जब भी cos 0 होगा ये वाला फंक्शन कैसा होगा अनडिफाइंड, तो ये वाला फंक्शन भी कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये वैल्यूज मेरे को यहाँ पे भी घटानी है और ये वैल्यूज मेरे को यहाँ पे भी घटानी है। इसी तरह से कोसेक को देख लो, तो कोसेक क्या होता है 1/sin। तो साइन कहां 0 होता है, जहां पर देख लो यहाँ लिखा मैंने साइन 0 कहां होता है n पाई पे, तो r में से n पाई घटा दिया, यहाँ पर भी r में से मेरे को n पाई घटा देना है। अब ये वाली जो वैल्यूज है, यानी कि r में से 2n+1 π/2 और r में से n पाई घटाने पर जो पीछे वैल्यूज रहती है पीछे, उनको अगर मैं x एक्सिस पे प्लॉट करूं तो सेक की और कोसेक की जो y एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये आएगी। देख लो 0 पे कितना होता है, देख लो एक बार यहाँ पे सेक 0 पे मान कितना होगा 1, ये पहुंच गया 1। अब 0 से लेके π/2 तक
सेक की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी, राइज होगी, और पाई बाय 2 पे कहां पहुंच जाएगी ये, इनफाइनाइट, यानी कि राइज होते होते इनफाइनाइट पहुंच गई। अगर पीछे चलूं मैं तो भी धीरे धीरे राइज होकर कहां पहुंच जाएगी, ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, यानी कि इससे नीचे वैल्यू जा ही नहीं रही है, +1 से नीचे वैल्यू जा ही नहीं रही है। वापस अगर मैं पाई बाय 2 से पाई की बात करूं, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन कोसेक होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव, तो सेक भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, अब पाई बाय 2 पे तो कितनी होती है वैल्यू, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट भी कौन सा लूंगा मैं, अगर इसके आगे की बात कर रहा हूँ, पीछे की बात करूंगा तब तो इनफाइनाइट पॉजिटिव वाला लूंगा, लेकिन आगे की बात करूंगा तो इनफाइनाइट कौन सा लूंगा, नेगेटिव वाला लूंगा। तो नेगेटिव से लेकर के कहां पे आ गया, पाई। अपने को पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो cos पाई की वैल्यू -1, 1 बटा -1 कितना हो जाएगा, ये -1। कहां पहुंच गया मैं पाई पे, -1 पे पहुंच गया, ये कितना है, -1। ठीक, अब -1 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, वापस जब मैं पाई से 3 पाई बाय 2 देखूंगा तो इसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि -1 से वापस क्या जाएगी, नीचे जाएगी, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अगेन वापस पॉजिटिव में इनफाइनाइट से 1, फिर 1 से अनंत, फिर अनंत से 1, फिर 1 से अनंत, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में चलता रहेगा। यानी कि सेक की वैल्यू कभी भी -1 से ऊपर और +1 से नीचे, यानी कि इस दरमियान नहीं मिलेगी तुम्हें, इस अंतराल में तुम्हें सेक की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि x की वैल्यू तो मैं सारी ले सकता हूं, लेकिन 2n+1 पाई बाय 2 को छोड़ के। अगर ये वैल्यू मैं लूं तो मेरे को y की जो वैल्यू है, यानी रेंज जो है, वो सारा कुछ मिलेगा r में, बट -1 से +1 ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि r में से ये वाले वैल्यूज मेरे को नहीं मिलेंगे, r -1 to 1। ध्यान रखना है, छोटा ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, छोटा क्यों लगाया है, क्योंकि -1 को और +1 को इंक्लूड नहीं करना है, ये नहीं घटाना है, ठीक है ना। -1 तो मिलता है मुझे, ये देखो यहाँ पे -1 मिल रहा है मेरे को, +1 भी मिलेगा, ये देख लो +1 भी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इनके बीच के जो मान है ना वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया है, ओपन इंटरवल लगाया, क्लोज नहीं। ये अपन ने पढ़ रखा है 11th क्लास में कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये सारे कन्वेंशन अपन ने 11th क्लास में पढ़े हैं। कोसेक की जो वैल्यू है x की, यानी डोमेन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, r - n पाई। अब r - n पाई वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे एक्सिस पे लूं, तो कोसेक की जो वैल्यू है वापस वही इसी तरह से ग्राफ आएगा। तुम वैल्यू रख रख के देख सकते हो, पहले रखो 0, फिर रखो 30, 45, 60, 90 रख के देख लो, तुम्हें इसी तरह का ग्राफ जो है कुछ मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज भी क्या है, -1 से +1 के बीच में तुम्हें नहीं मिलेगी, किसकी, कोसेक की। यानी इसका जो रेंज है r -1 to +1 होगा, और इसका जो डोमेन है r - n पाई होगा। अब देख लो, इस चीज को मैंने ऐसे भी लिख रखा है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि -अनंत से +अनंत तक की सारी संख्याएं लेनी है, किसको छोड़ के, -1 और 1 के बीच की। -1 के बाद कैसा इंटरवल है, क्लोज, यानी कि -1 तो शामिल होगा किसमें, डोमेन में, सॉरी रेंज में, बट -1 से जो आगे बढ़ेंगे ना अपन, वो वाले मान यहाँ पर नहीं है, देखो ये वाले मान मिसिंग है, और 1 से पिछले वाले, यानी ये इतनी वैल्यू जो है ना, ये बीच में से यहाँ पर मिसिंग है, कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, यानी कि अनंत से -1 तक के मान आएंगे, 1 से अनंत तक के मान आएंगे। इसको ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख दो कि पूरा का पूरा r, और r में से -1 से +1 के बीच की वैल्यू स्किप कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे छोड़ दो। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या फिर वृत्तीय फलनों के प्रांत और परिसर क्या होंगे। तो अपन ने ये बात डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले कि y = sin x अगर हो तो x क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y, सही बात है। यानी कि ये इनवर्स फंक्शन क्या करता है, थीटा की, यानी कि एक एंगल की, कोण की वैल्यू देता है, जिस पे अपने को त्रिकोणमितीय फलन निकालना होता है। तो अब मैंने सब sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cos ये सब लिख दिए यहाँ से, मतलब कि इन सब फंक्शन के इनवर्स फंक्शन मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने लिखे हैं। अब इन फंक्शंस के अपने को कोडोमेन, डोमेन और रेंज निकालना है, यानी कि प्रांत और परिसर अपने को निकालने हैं इन इनवर्स फंक्शंस के लिए। तो अब एक चीज देखिए, यहां पर x का जो मान है वो मान क्या है, इस फलन का प्रांत, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत है, और वो x कहां गया, यहां पे आ गया, यानी क्या बन गया इसका परिसर। ठीक, ये y जो है ये क्या है, इसके लिए परिसर और इसके लिए प्रांत, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रांत और परिसर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, सही बात है। यानी कि y की जो वैल्यू आएगी
यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी इन फंक्शन का जो भी परिसर है, इन त्रिकोणमितीय फलनों का जो भी परिसर है वो y कहाँ गया, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के प्रांत में। यानी कि ये सारी वैल्यूज इसके डोमेन के अंदर अपन कॉपी कर देंगे। यानी कि यहाँ पे -1 से 1 ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये r वहां आ गया, ये r वहां आ गया, और इस तरह से अपन ने इसके परिसर को उसके प्रांत में कॉपी कर दिया है। अब अगर x की वैल्यू यानी कि इस फलन का जो प्रांत है x, उसकी वैल्यू मैं ये लूं तो y का मान यानी इस फलन का परिसर क्या मिलेगा, ये अपने सामने अब एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये वाला जो कर्व है वो किसके लिए है, sin x के लिए। अब इससे जब मैंने साइन इनवर्स किया तो x और y आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज। यानी अब ये x एक्सिस हो जाएगी मेरी y एक्सिस, और ये जो y एक्सिस है वो मेरी क्या हो जाएगी, x एक्सिस। क्लियर। ये वैल्यूज मुझे यहां से देखनी है, x की वैल्यू यानी प्रांत की वैल्यू -1 से +1, ये रहा -1, ये रहा +1। यानी x का मान -1 से +1 के बीच में अगर मुझे मिलता है तो y का मान कहां से कहां वेरी करेगा। देखो ये रहा -1, यहां से अपन कहां जाना है अपने को, +1 पे, ये गए +1 पे। तो y का मान मुझे -1 से +1 के बीच में क्या मिला, -π/2 से +π/2। तो जब मैं x का मान -1 से +1 जा रहा हूं तो मुझे y का मान -π/2 से +π/2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ये मैंने यहां लिखा है, ये इसका परिसर हो गया, -π/2 से +π/2। क्या सिर्फ इतना ही मिला, और आगे देखो π/2 से 3π/2 पे वापस हो रहा है। मतलब कि इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल में भी तो मुझे -x + 1 का मान मिल रहा है, यानी कि π/2 से 3π/2। फिर आगे जाके देख लो 3π/2 से 5π/2, पीछे आके देख लो -π/2 से -2π/2। यानी इन सब मानों पर, इसीलिए मैंने आगे डेट करके छोड़ दिया, यानी कि खूब सारे परिसर इसके संभव है, इन फलनों के ये इतने सारे परिसर संभव है, इन सब मानों पर ये मान मिलेंगे तुम्हें। यानी x की वैल्यू ये लेंगे तो y की ये वैल्यू अपने को मिलेगी, इनमें से कोई भी। सेकंड cos के लिए बात करें तो वही बात है, यानी कि इसका प्रांत क्या है, -1 से +1। और -1 से +1 देखने के लिए अपने को y की वैल्यू देखो कहां से कहां मिलती है, -π से 0, 0 से π से फिर आगे जाएगा तुम्हारा 3π। ठीक है, इस तरह से 0 से π से 2π, अच्छा 2π हो गया यहाँ पे, एक ग्रुप दिखा रहे हैं, 3π/2 होगा यहाँ पे, और यहाँ जाएगा 2π। 0 से π से 2π, 2π से 3π, पीछे जाओ 0 से -π से -2π, -2π से -3π, चलता रहेगा इस तरह से। tan का इनवर्स करते हैं अपन, tan इनवर्स x। तो इस फलन का प्रांत क्या हो जाएगा, रियल, यानी कि रियल नंबर। अब अगर मैं ये देखो, ये अपना हो गया x एक्सिस और ये अपना हो गया y एक्सिस, प्रतिलोम के केस में x की ये वाली वैल्यूज लेनी है, x की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो x की रियल वैल्यू, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था -∞ से +∞। इसका मतलब ये तो हुआ कि -∞ से +∞ वाले मुझे सारे मान चाहिए। चलो अब ये नीचे क्या है, ये डैश डैश वाली लाइन कहां से कहां जाती है, ये वाली लाइन जाती है -∞ से +∞ के लिए। ठीक है साहब, ये -∞ तक कहीं होगा और +∞ तक कहीं होगा, यहाँ पे भी -∞ यहाँ होगा और +∞ यहाँ पे कहीं पे होगा। तो मुझे -∞ से लेकर के +∞ जाना है, यानी कि मुझे r पूरा कवर करना है। तो उसके लिए देखो वैल्यूज y की कहां से कहां तक पहुंच गई, -π/2 से +π/2 पहुंची, फिर π/2 से 3π/2 पहुंची। यानी कि ये जो y के मान इस अंतराल में आ रहे हैं वो अपने क्या हो गए, परिसर के मान हो गए। क्या -π/2 को इंक्लूड करूंगा मैंने जब ये कर्व समझाया था तो क्या बोला था कि -π/2 पे tan की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी ये जो कर्व की लाइन ना ये इसके साथ साथ चलेगी, इसको टच नहीं करेगी कभी, है ना। यानी अनंत मान और -∞ मान ये कभी आता नहीं है, अगर ये आ गया तो फलन तो डिफाइन ही नहीं रहेगा फिर, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये लाइन यहाँ पे टच नहीं कर रही, ये लाइन यहाँ पे टच नहीं कर रही, यानी कि ये वैल्यूज मेरे को इंक्लूड नहीं करनी है, और इसीलिए मैं यहाँ पर विवर्त अंतराल ले रहा हूँ। विवर्त अंतराल लेने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यूज इसमें शामिल नहीं होगी, इनके बीच के मान आएंगे, -π/2 से +π/2 के बीच के सारे मान आएंगे, लेकिन ये कॉर्नर वाले मान इसमें शामिल नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक, कॉट इनवर्स के लिए देख लो, वही रियल वैल्यूज कहां से कहां तक, इनके बीच का देख लो, -π से 0, फिर 0 से π, फिर π से 2π, -π से 0, 0 से π से 2π, 2π से 3π, चलता रहेगा इस तरह से। सेक इनवर्स के केस में क्या होगा, ये रहा सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स के लिए r -(-1 to +1), ये तो हो जाएगा अपना प्रांत।
जो कि sec x फलन का क्या है, परिसर। ये मैंने वहां पे किया है कॉपी। अब sec इनवर्स का मान देखना है मुझे, यानी x का मान जब मैं ये लूंगा r में से माइनस एक से एक घटा करके, तब मुझे y का मान यानी कि sec इनवर्स का मान क्या मिलेगा। देखो ये x और ये अपना y। अब ये वाले जो कर्व हैं ये क्या दिखाते हैं, ये दिखा रहे हैं मुझे इसकी वैल्यू यानी कि x की वैल्यू। अब मुझे y का मान कहां से कहां मिलेगा, देखो एक बार यहां पे है मेरे पास 0, 0 से मैं आगे बढ़ा 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 वैल्यू मिली, लेकिन इस पॉइंट पे आके देखना, इस पॉइंट पे आके यानी कि π/2 पे मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ये कहां पहुंच रहा है, अनंत पहुंच रहा है। यानी कि 0 से लेकर के π/2 तक चल रहा है, मिल रही वैल्यू। π/2 से π तक जाओ, मिल रही वैल्यू, π/2 तक मिल रही वैल्यू। लेकिन अब इस पॉइंट पे मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलती, यानी कि π/2 पे मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिली। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 से π तक का मान लेना है, लेकिन बीच में से π/2 घटाना है, या ऐसे बोल दो 0 से π/2 फिर π/2 से π, एक ही बात। मैंने क्या लिख दिया कि 0 से π तक के मान लेने, लेकिन उसके बीच में π/2 घटा दो। ठीक, इसी तरह से आगे देख लो, 0 से π कवर कर लिया अपन ने, फिर π से आगे देख लो कितना हो जाएगा 2π, लेकिन बीच में कौन सा मान नहीं लेना, 3π/2। π से लेकर 2π तक के मान लो, लेकिन बीच में क्या मत लो, 3π/2। क्लियर है? इस तरह से अपने को देखते हुए चलना है। और सेम इसी के इस तरह से अपना cosec इनवर्स x का हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोग आराम से देख सकते हो कि 0 से कहाँ जाना है अपने को, चलो वही कहाँ चले गए अपन, -π/2 से +π/2 तक चले गए, तो इसके बीच में क्या आया, 0 आया, छोड़ दिया। -π/2 से +π/2 चले गए, बीच में क्या आया, 0 आया, छोड़ दिया। फिर आगे चलते जाओ, फिर आगे चलते जाओ, फिर बीच में अनंत वाला मान आ रहा है, उसको छोड़ दो। तो अब मुद्दे की बात यह है कि ये सब अपन ने जो पढ़ा है काम कहाँ आएगा। तो तुम्हारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन प्रांत और परिसर बताना जरूरी था, वो इसलिए मैंने ये चार्ट बना के कवर किया है। अब एग्जाम में जो इसका सवाल बन सकता है वो ओनली 1 मार्क्स का बन सकता है। कहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है। इसका जो परिसर है ना, इस परिसर में जो मैंने पहले सेट लिखे हैं, देखो ये जो पहले मैंने इंटरवल लिखे हैं, ये कहलाते हैं इन फलनों के मुख्य मान। क्या कहलाते हैं, मुख्य मान। तो अब मुख्य मान का अगर सवाल आ जाए तब अपने को ये चार्ट देखना है। हालांकि मुख्य मान निकालने का तरीका मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये जो पहले मैंने सेट लिखे ना, ये इन फलनों के मुख्य मान है, ये तुम्हें याद रख लेने हैं। तो अभी अपन ने क्या बात की थी कि जो मैंने टेबल पिछली बनाई थी उसमें से एक काम की चीज थी, और वो था अपना मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज। वो मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने लिख दी है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में होती है, -π/2 से +π/2। तो साइन की होगी तो कोसेक की भी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन कोसेक में चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसके बीच में 0 आता है, वो नहीं लेना है, क्योंकि 0 पर वैल्यू कहां जा रही थी, अनंत जा रही थी। इसी प्रकार tan इनवर्स की भी क्या होती है, -π/2 से +π/2। लेकिन ध्यान रखना है ये वाली वैल्यू अपने को लेनी नहीं है, यानी कॉर्नर वाली वैल्यू लेनी नहीं है, इसके बीच की वैल्यू अपने को लेनी है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको विवर्त अंतराल में लिखा है। याद रखने का तरीका है साइन कोसेक और tan, साइन कोसेक और tan, इनके लिए -π/2 से +π/2। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो समवर्त अंतराल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, विवर्त आएगा, यहाँ पर समवर्त आएगा, लेकिन इसके बीच में 0 आता है, उसको नहीं लेना है। इसी प्रकार कोट कोसेक, कोट कोस और सेक, देखो सी कोस है तो सेक तो आएगा, सी वाला ध्यान रखना अपने को, कोस आ गया तो कोट आएगा, कोस आ गया तो सेक भी आएगा। इसके लिए 0 से π ध्यान रखना है। क्या करना है, 0 से π। साइन कोस होता है तब तो ये समवर्त अंतराल आता है, बड़ा ब्रैकेट लगता है, और जब कोट tan होता है तो छोटा ब्रैकेट लगता है, ये वाले मान शामिल नहीं होते हैं। और जब ये सेक या कोसेक आता है, ध्यान रख लोगे, क्या ध्यान रख लोगे कि भाई कोसेक के केस में जब 0 होता है, कोसेक मतलब कि 1/sin होता है, साइन का 0 होता है 0 पे, सेक मतलब 1/cos होता है, कोस का भी 0 होता है, तो ये π/2 पे, तो ये वाले मान अपने को नहीं लेने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका फलन क्या हो जाता है, फिर अपरिभाषित हो जाता है। ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने जो समझाया है उस तरीके से दिमाग में याद रख लो, बस बात खत्म। अब अपने पास आ रहा है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 लिया मैंने तुम्हारी बुक से, साइन इनवर्स -½ की वैल्यू बताओ, इसका जो मुख्य मान है बताओ। प्रश्न क्या है आपके पास, इन सब फलनों के मुख्य मान अपन ज्ञात करेंगे। चलो, साइन इनवर्स -1/2। अभी मैंने क्या बोला कि जो साइन जो है अपना फंक्शन, ये देखो 0, ये हो गया -π/2 और ये हो गया अपना +π/2। यहां से इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या होता है मान -1, और यहाँ पे क्या होता है मान +1। ठीक है, ये है इसका मुख्य मान, इसका साइन फंक्शन का। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी मुझे, सही बात है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी मुझे, सीधी बात है। ये बोल रहा कि साइन इनवर्स की वैल्यू -½ पे चाहिए, यानी कि ऋणात्मक मान चाहिए मुझे। तो -1 ये पड़ा और 0 ये पड़ा, तो इसके बीच में कहीं मिलेगी ना मुझे,
एक प्लस हाफ लिखता तो यहां से लेके इसके बीच में कहीं मिलती, सीधी सी बात है। अब तुम ये बता दो कि 1/2 यानी कि हाफ जो है मान वो साइन का होता किस पे, सीधी सी बात है किस पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे। लेकिन माइनस है इसलिए मैं क्या करूंगा, आगे माइनस लगाऊंगा। क्लियर है बात। साइन के लिए, कोसेक के लिए, टेन के लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं देखना है कि ये मान कहां मिलता है, कि भाई इस एंगल पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, बस बात खत्म। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चिन्ह है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव चिन्ह है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। किसके लिए, इन तीनों के लिए। जो कोण है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, और अगर नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो, बस, और कुछ नहीं सोचना है। इनके लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा, अभी अपन देखते हैं आगे। अब मान लो सवाल आता है तो 1 नंबर का आएगा। अब 1 नंबर में तुम क्या लिखोगे, तो तुम ऐसे लिख दो कि मान लिया मैंने ये है x साइन इनवर्स माइनस हाफ को मैंने x मान लिया। डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। यानी कि अगर मैं साइन को इधर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब साइन की वैल्यू माइनस कहां होती है, पहले क्वाड्रेंट में तो साइन होता नहीं है, सेकंड में होता है साइन के साथ पॉजिटिव, थर्ड में होता है वापस नेगेटिव, और फोर्थ में होता है नेगेटिव। तो अपने को लेनी कहां है, फोर्थ वाली वैल्यू लेनी है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है हाफ, ये होती है साइन π/6 पे, सही है। और इसके आगे लगा हुआ है माइनस, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन माइनस π/6, सही बात है ना। नहीं, माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा, साइन माइनस थीटा वापस माइनस साइन थीटा ही तो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। इधर भी साइन है उधर भी साइन है, तो पीछे क्या बच गया, मतलब तुम्हें समझाने के लिए बोलते हैं ना, से काट दिया, कटता वटता कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई दोनों तरफ साइन अगर बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। ये आ गया तुम्हारा आंसर। इसको भी तुम ले लोगे x करके, वो सब कुछ करके, ऐसा अपने को आंसर निकालना है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू होगी क्या, tan इनवर्स है √3 पे, √3 कहां आता है, π/3 पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, सही बात है। आगे क्या लगा, माइनस, माइनस लगा दो, खत्म कहानी। सेक इनवर्स √2, सेक की वैल्यू √2 कहां होती है भाई, π/4 पे होती है। लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो बस कहानी खत्म हो गई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसकी तो वैल्यू होगी अपने पास π/4। एक अलग से एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सेक इनवर्स -√2। अब इसका मान निकालना है। मैंने क्या बोला कि इन तीनों के केस में तो तुम जैसा भी कोण आता है वो कोण लगा दो, और जैसा चिन्ह है वो उसके आगे लगा दो। लेकिन इन तीनों के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने को वैल्यू कहां मिलती है, 0 से π के बीच में। ये तो क्या था, -π/2 से +π/2 के बीच में था, तो यहाँ नेगेटिव देखा नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव देखा पॉजिटिव ले लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इन तीनों फलनों के केस में अपने को कहां देखना होता है, यहां देखना होता है, ये 0 से लेकर के π। सब फलन का अपना अपना बिहेवियर होगा, ठीक है ना, cos का कुछ अलग होगा, sec का कुछ अलग होगा। लेकिन 0 से π अगर अपन एक साइकिल में देखें तो 0, फिर ये π/2, ये π, ये 3/2 और ये 2π, ऐसे ही घूमता है। यानी कि 0 से π/2 तक यहाँ तो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इस अंतराल में ये तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोड भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, sec भी नेगेटिव। अब अगर मुझे कोण की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, जैसा कि इस केस में है, तो कुछ नहीं सोचना है, जो भी एंगल है वो रख दो। √2 कहां आता है, π/4 पे आता है, तो मैंने लिख दिया π/4, ये तो यहां था इसलिए। लेकिन अगर यहां आ जाए, जैसा कि इस केस में है -√2, अपने को पता है कि इसकी वैल्यू तो कहां होगी, π/4 पर होगी। ये बात तो क्लियर है कि √2 मान कहां है, 45 डिग्री पे होगा। लेकिन नेगेटिव का है तो वो कहां होगा, नेगेटिव का साथ यहां होगा। अगर ये पूरा का पूरा कोण पाई है, कितना है 180 डिग्री, और मेरे को यहाँ वैल्यू ढूंढनी है, तो पाई में से उतनी कम करनी पड़ेगी ना। मान लो 45 डिग्री है तो पाई में से उतना कम करना पड़ेगा। तो क्या याद रखोगे कि अगर थीटा पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आंसर है जो लिख दो, अगर नेगेटिव है तो क्या करोगे, पाई में से उस कोण को घटा के लिखना है। ये दिमाग में रख लेना बस। यहाँ नेगेटिव आया, आंसर लिखा, आंसर लिख के इसके आगे नेगेटिव लगा दिया, उत्तर जो है उसके आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया। यहाँ देखा कितनी वैल्यू भेजती, आगे नेगेटिव लगा दिया। लेकिन अगर सेक कोस या कोट का इनवर्स नेगेटिव हो तो वैल्यू लिखो और उसको पाई में से घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा अपना 3π/4, ये आंसर आएगा। क्लियर बात, बस इस तरह से सवाल करने। 1 नंबर का सवाल अगर बनता है तो बनेगा, अदरवाइज में सवाल नहीं आएगा।